जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। उसमें अपन देख रहे थे कि परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद अपन देखा कि कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है। फिर अपन उन पे बेस क्वेश्चंस कर रहे थे। एक बार मैं उनका डेफिनेशन रिकॉल करवा देता हूँ कि क्या था उनका मीनिंग। सबसे पहले अपन देखे परमुटेशन। परमुटेशन का दूसरा नाम क्या होता है और अरेंजमेंट भी उसको बोलते हैं। उसका डेफिनेशन क्या आया था, कहते हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उन एन ऑब्जेक्ट्स में से अपन को आर ऑब्जेक्ट उठाकर उनको अरेंज करना है। तो उसके तरीके कितने आए थे हमारे पास, एन पी आर, जहां पर उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है, सिलेक्शन भी उसको बोलते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अपन को सिर्फ उठाना है, उनको अरेंज नहीं करना है। मतलब जैसे हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन में से अपन को आर ऑब्जेक्ट उठाना है, तो उसका वैल्यू क्या आया था, तरीके कितने आए थे, एन सी आर। और उसके वो किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। वो अपन ने देखा और अपन उन पे बेस क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज भी अपन क्वेश्चन ही करेंगे। ये वाले चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उसी से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इसलिए आज के लेक्चर में मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँ उनको ध्यान से समझना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे आज वाले क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आज के लिए, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड है हमारे पास विबग्योर, VIBGYOR, so that B and G, B और G क्या नहीं होने चाहिए, अगल बगल नहीं होने चाहिए। मीन्स B and G आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो हमारे पास विबग्योर वर्ड है, इसके लेटर्स को अरेंज करना है। वो कंडीशन बोल रहा है कि बी और जी क्या नहीं होने चाहिए, बी एंड जी आर नॉट एडजेसेंट, मतलब बी और जी आपस में क्या नहीं होने चाहिए, अगल बगल नहीं आने चाहिए। ये क्वेश्चन की कंडीशन बोला है। और हमारे पास ये बोला विबग्योर, ये वाला वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, या तो सुन लिया होगा 10th क्लास में, या ये वाला चैप्टर आएगा तुम्हारे पास जब तुम ऑप्टिक्स फिजिक्स में पढ़ोगे, वहां पर काफी इसका नाम सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है। रिफ्रैक्शन आएगा वहां पे ऑप्टिक्स में, उसमें देखने को मिलेगा। तो अपन तो क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास ये वाला वर्ड है, इसमें अपन को अरेंज करना इस तरीके से कि बी और जी साथ नहीं आए। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं, दो मेथड है। तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। ये मेथड एक को बोलते हैं गैप मेथड और एक को बोलते हैं बॉक्स मेथड। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। कई बार बॉक्स मेथड यूज होगा, कई जगह गैप मेथड यूज होगा, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से दोनों मेथड यूज होंगे और दोनों मेथड एक साथ भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड 1, जिसको बोलते हैं बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में देखिए, मतलब बॉक्स आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ बॉक्स का तो काम होगा। देखिए क्या करते हैं, हमारे पास ये वर्ड है VIBGYOR, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या करना, बी और जी को साथ नहीं रखना है, मतलब अगल बगल नहीं आने चाहिए। मतलब अपन क्या करते हैं कि बी और जी को साथ नहीं रखता, तो उसको क्या करते हैं, एक बॉक्स में रख देते हैं दोनों को, दोनों लेटर बी और जी को एक बॉक्स में रख दिया। तो अपन क्या करते हैं कि टोटल माइनस, जब बी और जी साथ है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएंगे जिसमें बी और जी साथ नहीं। आई बात समझ में। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो साथ की बात कर रहा है उनको बॉक्स में डाल दीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या करेंगे, VIYOR। अब इस बीजी को भी क्या करना है, एक ही एज्यूम करना है। इसको क्या एज्यूम करना है, एक ऑब्जेक्ट एज्यूम करना है, ठीक है। अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 ऑब्जेक्ट को 5 जगह अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल। अब बीजी भी अंदर जीबी या बीजी वो भी अंदर अरेंज हो सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे जिसमें बी और जी क्या होंगे, 7 होंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें देख लीजिए,
मेथड 1 बॉक्स मेथड, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, टोटल माइनस व्हेन बी एंड जी आर टुगेदर। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास इस वर्ड में 7, तो टोटल हमारे पास हो गए 7 फैक्टोरियल माइनस जब बी और जी साथ है तो वो कितने आ गए हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट हो गए इसको बीजी को साथ लेते हुए जब बीजी बॉक्स के अंदर है, लेकिन बॉक्स के अंदर बीजी भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, वो कितने तरीके हो गए 2 फैक्टोरियल, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे जिसमें बी और जी साथ नहीं होंगे, तो हमारे पास यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2, तो हमारे पास यहाँ से आ गया 7 माइनस 2 5, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे इस वर्ड को आपस में अरेंज करने के जिसमें बी और जी अगल बगल ना हो, वो कितने होंगे 3600। अब इसका मेथड 2 देखिए, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, जहां पर बॉक्स लग रहा होगा कई क्वेश्चंस में वहां पे गैप नहीं लगेगा, जहां पे गैप से काम हो जाएगा वहां पे बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है दोनों मेथड, सिचुएशन के हिसाब से अपन इनको यूज करेंगे। सेकंड मेथड देखिए गैप मेथड, गैप मेथड में क्या होगा कि अपन क्या करेंगे लेटर्स को गैप में डालेंगे। अब हमारे पास ये बीजी को छोड़ के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने रह गए VIYOR, अब ये हमारे पास कितने लेटर्स रह गए 5, तो 5 को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए 5 फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अरेंजमेंट आ गया IVOYR, ये फॉर एग्जांपल ऐसा अरेंजमेंट आ गया। अब हमारे पास 5 जो हमारे पास लेटर्स थे उनको अरेंज किया तो उसके तरीके कितने हो गए 5 फैक्टोरियल, तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये कोई एक अरेंजमेंट आ गया, ठीक है उनमें से। अब बी और जी को इनके गैप में डाल दें, इनके बीच में कहीं पे भी डाल दें, तो हमारे पास वो अलग अलग हो जाएंगे ना, साथ नहीं रहेंगे, तो मतलब हमारे पास गैप कितने हो गए, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पर 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 भी, यहाँ पर भी। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 है। इन 6 में से कोई भी 2 जगह डाल दीजिए तो वहां पर बी और जी अलग अलग ही रहेंगे, साथ नहीं आएंगे, तो गैप मेथड इसलिए बोलते हैं। अपन क्या कर रहे हैं गैप में डाल रहे हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, तो टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने क्रिएट हो गए 6, तो अपन को 6 में से सिर्फ 2 ही गैप चाहिए क्योंकि 2 ही लेटर्स हैं तो 2 ही गैप फिल कर पाएंगे, तो अपन को 6 में से 2 गैप सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए 62। तो पहले तो अपन ये जो 5 लेटर्स थे उनको अरेंज कर दिया इनटू 6 गैप्स में से 2 गैप्स को सेलेक्ट कर लिया 62। अब 2 गैप में 2 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए 2 फैक्टोरियल। आ गई बात समझ में, तो ये क्या हो गया, ये अपने जो बी और जी के छोड़ के जो उनको अरेंज किया वो 5 फैक्टोरियल, और 6 में से 2 गैप सेलेक्ट कर लिए, 5 लेटर्स थे तो गैप कितने हो गए 6 में से 2 गैप सेलेक्ट कर लिए 62। अब 2 गैप को 2 लेटर्स से फिल करने के तरीके कितने को 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास सेम ही आंसर आएगा, देखिए 5 फैक्टोरियल 120, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 12 इंटू ये हो जाएगा 30, तो 3600, यही आ रहा है, सिमिलर सेम आंसर आएगा। मेथड सेम, मेथड ठीक है तो आंसर दोनों मेथड से ठीक ही आएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 5 फैक्टोरियल किसके लिए लिया, बी और जी को छोड़ के हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स कितने रह गए 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 लेटर्स है तो हमारे पास गैप कितने क्रिएट हो गए 6 गैप हो गए। अब अपन को 6 में से सिर्फ 2 ही लेटर्स है तो अपन को 2 ही गैप की जरूरत है, तो 6 में से 2 गैप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके तरीके कितने हो गए 62। अब 2 गैप में 2 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए जहां पर ये आपस में अरेंज हो सकते हैं जिसमें बी और जी एडजेसेंट नहीं होंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब जिसमें गैप यूज होगा वहां पे बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पे बॉक्स यूज करेंगे वहां गैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखेंगे कहाँ पे गैप करेंगे कहाँ पे बॉक्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दोनों मेथड पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स find the number of words which can be formed with 10 different consonants and 4 different vowels. 4 different vowels. If each word has 3 consonants and 2 vowels, and begin with a vowel। यह हमारे पास क्वेश्चन है। खुद से ट्राई करिए 1 मिनट के लिए। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वोवल्स इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स एंड बिगिन विद ए वोवल। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास क्या 10 कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। 10 कॉन्सोनेंट एग्जाम कर लेगी C1 C2 C3 ऐसे 10 कॉन्सोनेंट्स है, और बोल रहा है कि 4 वोवल्स है, तो 4 वोवल्स V1 V2 V3 V4 4 वोवल्स है। If each word has 3 consonants and 2 vowels, मतलब जो भी वर्ड बने उनमें क्या आने चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए और 2 वोवल्स आने चाहिए, एंड जो भी वर्ड बने उनमें जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो वोवल से स्टार्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले बात करें कॉन्सोनेंट, कितने कॉन्सोनेंट होने चाहिए वर्ड में, 3 कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 10। 10 में से 3 कॉन्सोनेंट उठा लिए, तो 10 में से 3 कॉन्सोनेंट उठाने के तरीके कितने हो गए, 10 C3। क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉन्सोनेंट्स आ गए C1 C5 C10 ऐसे 3 कॉन्सोनेंट्स आ गए। अब बोल रहा है कि 2 वोवल भी होने चाहिए, तो 4 में से 2 वोवल उठाने के तरीके कितने हो गए, 4 C2। क्लियर। 3 कॉन्सोनेंट उठा लिए और 2 वोवल्स उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास वोवल आ गए V1 V3 आ गया। क्लियर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट प्लेस जो बिगन जो वर्ड है वो स्टार्ट होना चाहिए वोवल से, तो हमारे पास 5 लेटर वर्ड बनाना अपन को, और यहाँ पे आना चाहिए वोवल, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तरीके हमारे पास कितने हैं, 2, ठीक है। या तो V1 आ सकता है या V3 आ सकता है, तो यहाँ पे तरीके कितने हो गए, 2। अब रिमेनिंग हमारे पास 4 प्लेसेस पे 4 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आंसर होगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 3 कॉन्सोनेंट उठाए, तो यहाँ से अपन ने क्या उठाया, 4 में से 2 वोवल्स उठाए। फर्स्ट प्लेस पे वोवल आना चाहिए, तो हमारे पास 2 वोवल हैं, तो 2 वोवल में से फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 2 × 2। अब रिमेनिंग 4 प्लेसेस पे 4 लेटर्स अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल। अब ये तो कोई लार्ज वैल्यू आएगी, उसको कैलकुलेट करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मेट में ऑप्शन दिया होगा आपको, तो ये आपको समझ में आना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है।
आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। क्लियर? 10c3 इंटू 4c2 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे लिख देता हूं इसको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए ग्रैंडफादर with seven grandchildren. Seven grandchildren, take them to zoo. Three at a time. Three at a time without taking the same three. More than once. Find, सबसे फर्स्ट पार्ट है, how frequently each child will go to zoo. How frequently each child will go to zoo. सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बोल रहा हाउ फ्रिक्वेंटली ग्रैंडफादर विल गो टू जू. ये हमारे पास क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक दादाजी हैं, एक ग्रैंडफादर विद 7 चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, एक दादाजी के जिसके 7 कितने पोते हैं, 7 पोते हैं. वो क्या चाहता है कि देम टू जू, उनको क्या ले जाना चाहता है कि चिड़ियाघर में ले जाना चाहता है. वो उसकी कंडीशन है कि 3 एट ए टाइम विदाउट टेकिंग द सेम 3 मोर देन वंस. दादाजी की क्षमता है कि वो 3 से ज्यादा को नहीं ले जा सकता, एक बार में 3 को लेके जाता है. ठीक है, और कंडीशन है कि 3 मोर देन वंस. ठीक है, जो 3 को लेके गया उनको दोबारा नहीं लेके जा सकता, मतलब एक बार में 3 को लेके जाएगा, लेकिन वो रिपीट नहीं करने चाहिए तीनों के तीनों. ठीक है, बोल रहे एक ग्रैंडफादर विद 7 ग्रैंड चिल्ड्रन टेक देम टू जू 3 एट ए टाइम विदाउट टेकिंग द सेम 3 मोर देन वंस. मतलब जो पहले 3 लेके गया उनको फिर से तीनों को एक साथ नहीं लेके जा सकता, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, हाउ फ्रिक्वेंटली ईच चाइल्ड विल गो टू जू, हाउ फ्रिक्वेंटली ग्रैंडफादर विल गो टू जू. फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या हो रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स. यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो हाउ मेनी टाइम्स, मतलब एक बच्चा है वो कितनी बार जू जाएगा, ये पूछना चाहता है. ठीक है, ईच चाइल्ड विल गो टू जू. तो इसकी बात करते हैं, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा. सबसे फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है हाउ फ्रिक्वेंटली ईच चाइल्ड विल गो टू जू. तो सबसे पहले लिख लीजिए नंबर ऑफ टाइम्स ईच चाइल्ड विल गो टू जू. देखिए हमारे पास कितने 7 चिल्ड्रन है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7. क्लियर. अब बोल रहा है कि एक चाइल्ड कितने बार जाएगा, तो अपन फॉर एग्जांपल कोई भी एक चाइल्ड है वो दादाजी की जाके गोद में बैठ गया. ठीक है, कोई सा भी चाइल्ड पकड़ लीजिए, वो दादाजी की जाके गोद में बैठ गया. ठीक है, ऐसे ही कोई सा भी चाइल्ड जा सकता है, C1 C2 C3 कोई भी जाके गोद में बैठ गया. तो उसका तरीका कितना हो गया, 1 इंटू. अब उसको रिमेनिंग 2 चाइल्ड और चाहिए, क्योंकि 3 को ले जाना उसको एक साथ. तो अब 6 में से 2 चाइल्ड उठा लीजिए, 6 C2. आ गई बात समझ में. तो इतनी बार ये जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है वो इतनी बार जाएगा, तो इसके तरीके कितने आ गए,
6 इंटू 5/2 तो कितना आ जाएगा 15 तरीके, मतलब 15 बार जाएगा प्रत्येक चाइल्ड जू में। ठीक है। सेकंड पार्ट, ग्रैंडफादर कितनी बार जाएगा, देखिए नंबर ऑफ टाइम्स ग्रैंडफादर विल गो टू जू, वो कितने हो जाएंगे। अब हमारे पास 7 चिल्ड्रन है, 7 चिल्ड्रन में से उनको 3 चिल्ड्रन उठाने हैं, मतलब 3 चिल्ड्रन कोई से भी हो, उनके साथ दादाजी एक बार जाएगा। तो देखिए 7 चिल्ड्रन में से एक उठा लिया, 7C3, तो उतनी बार ही दादाजी को जाना पड़ेगा। जितने भी 3 के पेयर बनेंगे उतनी बार दादाजी को जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। और दादाजी कितनी बार जाएंगे 35 बार। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। पहले देख लिया कि ईच चाइल्ड कितनी बार जाएगा, तो एक चाइल्ड पहले ही गोदी में बैठा दीजिए। अब बाकी के 2 चाइल्ड और चाहिए, 6 में से 2 चाइल्ड सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए 6 से 2। ठीक है। तो उतनी बार एक चाइल्ड जाएगा। और दादाजी कितनी बार जाएंगे, उसके लिए अपन ने क्या कर लिया कि जितने भी 3 के पॉसिबल पेयर्स बनेंगे उतनी बार क्या जाएगा दादाजी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर 4 बॉयज and 4 girls are sitting in a line. Find the number of ways in which सबसे फर्स्ट पार्ट है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। इसके 3-4 पार्ट्स है क्वेश्चन के, तो एक एक पार्ट को करेंगे अपन। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कंसिडर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए लाइन, एक लाइन के अंदर बैठी हुई 4 लड़कियां 4 लड़के। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब क्वेश्चन बोला कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें 2 गर्ल्स आपस में साथ नहीं हो। ठीक है। तो गैप में डाल दीजिए, गैप मेथड यूज करिए। चार हमारे पास क्या है बॉयज है, 4 बॉयज हैं, तो बॉयज को रख दीजिए B1 B2 B3 B4। 4 बॉयज को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए 4 फैक्टोरियल। अब बॉयज के बीच में गैप कितने हो गए 5 गैप हो गए। ठीक है। 5 में से अपन को 4 गैप सेलेक्ट करने हैं। 5 में से 4 सेलेक्ट कर लिए 5C4। 4 जगह पे 4 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। क्लियर। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, और यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्शन ऑफ 4 गैप्स फ्रॉम 5। इसका मतलब क्या है अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स है। आगे बात समझ में। यदि अपन को गर्ल्स को गैप में डाल दिया तो कोई भी गर्ल्स साथ नहीं होंगे आपस में, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। ये इसको कैलकुलेट करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, या कर भी सकते हो। कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया 24 इंटू 24 इंटू 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 24 कितना हो गया 576 इंटू 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 5 30 3 5 7 35 35 और 3
38, 3 5 25, 25 से 3 28, 2880 आएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे यदि इनको आपस में बैठाए जिनमें 2 लड़के आपस में 7 ना हो, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 2880। आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट समझने में। गैप में डाल दिया लड़कियों को, कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अब तुम बॉक्स मेथड वाला सोचो, तो बॉक्स मेथड में फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, जब 2 लड़कियां एक बॉक्स में हो, 3 लड़कियां भी एक बॉक्स में हो सकती है, 4 लड़कियां भी एक बॉक्स में हो सकती है, तो वो वाला मेथड फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए अपन ने गैप में डाला। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, मतलब बॉयज और गर्ल्स क्या होने चाहिए, अल्टरनेट आने चाहिए। अब देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या हो कि बॉय के बाद में गर्ल, गर्ल के बाद में बॉय, बॉय के बाद में गर्ल, गर्ल के बाद में बॉय, बॉय के बाद में गर्ल, गर्ल के बाद में बॉय, या बॉय के बाद में गर्ल, गर्ल के बाद में बॉय, ऐसे अल्टरनेट आना चाहिए। मतलब देखिए हमारे पास कितने टोटल 8 हैं, 8 प्लेसेस हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस है। यदि यहाँ पर बॉय आ गया तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, गर्ल आनी चाहिए। ठीक है, तो BG1 B2 G2 B3 G3 B4 G4। आगे बात समझ में। यदि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे, यदि यहाँ पर गर्ल आ गई तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बॉय आना चाहिए। G2 B2 G3 B3 G4 B4। आई बात समझ में, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। ठीक है, तो देखिए ओड प्लेसेस 1 2 3 1 3 5 7, ये ओड प्लेसेस पे बॉयज को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ वेज व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, तो वो कितने हो जाएंगे। देखिए या तो ये वाली कंडीशन बनेगी या ये वाली कंडीशन बनेगी। तो इनको बॉयज को 4 जगह पे अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, क्योंकि इनको चेंज नहीं कर सकते अपन, बस इन्हीं की लोकेशंस को आपस में चेंज कर सकते हैं कि B1 की जगह B2 आ जाए, B2 की जगह B3 आ जाए, इन्हीं को आपस में अरेंज करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। इनटू गर्ल्स को भी आपस में अपन अरेंज कर सकते हैं तो उसके भी कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। या जब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे गर्ल्स आ जाए तो इनको भी आपस में अपन अरेंज कर सकते हैं, वो कितने तरीके हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। इनटू बॉयज के लिए फिर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 24 इंटू 24 इंटू 2 कितना हो गया, 576 इंटू 2, तो ये हो गया 2 1152, यह इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 3 क्वेश्चन का, इसी पार्ट इसका थर्ड पार्ट बोल रहा ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब सारी जो हमारे पास गर्ल्स है, कितनी है, 4 गर्ल्स है, वो सब के सब एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल माइनस वेन, जब सबकी सब गर्ल्स क्या हो, एक साथ हो, माइनस वेन ऑल 4 गर्ल्स आर टुगेदर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। टोटल में से वो केस माइनस कर दिया जिसमें सबके सब गर्ल्स क्या साथ है, तो टोटल हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 बॉयज है 4 गर्ल्स है, तो वो कितने हो गए, 8 फैक्टोरियल। माइनस जब सारी गर्ल्स एक साथ हैं
तो सारी की सारी गर्ल्स एक साथ है तो उनको क्या करिए, बॉक्स में पैक कर दीजिए। बॉक्स में पैक कर दिया, G1, G2, G3, G4। अब इसको क्या अज्यूम करना है, एक ऑब्जेक्ट अज्यूम करना है। अब हमारे पास बॉयज कितने रह गए, B1, B2, B3 और B4। अब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 5। तो 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। अब बॉक्स के अंदर भी तो ये गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती हैं, मतलब G2, G1, G3, G4 ऐसे भी बैठ सकती हैं, या G4, G3, G2, G1 मतलब अंदर भी अरेंज होगा। तो इनटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास वेज आ जाएंगे जिसमें सबके सब गर्ल्स एक साथ नहीं होंगे। टोटल -1 सबके सब एक साथ हैं, तो सबके सब एक साथ है, उसको क्या कर दिया अपने बॉक्स मेथड को यूज करते हुए अपन ने बना दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये किसके लिए, टोटल के लिए। ये अपने पास ये इसको अपने 1 ऑब्जेक्ट अज्यूम किया दिया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गए 5 को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। अब बॉक्स के अंदर भी गर्ल्स आपस में अरेंज होंगी तो वो उसका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। क्लियर, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट बोल रहा है इफ दे आर 4 मैरिड कपल, then find the number of ways if each couple is together। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या हमारे पास बोल रहा है कि ये जो 4 स्टूडेंट थे, 4 लड़के 4 गर्ल्स, वो क्या आपस में यदि मैरिड कपल्स हो जाए तो बोल रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ ईच कपल्स इज टुगेदर। वो हमारे को तरीके बताना है जिसमें सबके सब कपल्स क्या हो, एक साथ हो। मतलब H1 की वाइफ क्या है, G1, ये भी साथ रहे, H2 G2 के साथ रहे, H3 G3 के साथ रहे, और H4 G4 के साथ रहे। अपन को अलग नहीं करना है। ठीक है, H1 G1 के साथ रहे, H2 G2 के साथ रहे, H3 G3 के साथ रहे, H4 G4 के साथ रहे। अंदर कैसे भी रहे, G1 पहले आया H1 आए, लेकिन होना चाहिए साथ। आगे पीछे बैठे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होने चाहिए साथ। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया अपने सबको बॉक्स में बंद कर दिया। अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बन गए, 4। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, अब 4 ऑब्जेक्ट हैं तो 4 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले H1 और G1 कपल ही आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पहले H4 G4 कपल भी आ सकता है, फिर H3 G3 भी कपल आ सकता है, मतलब इनको आपस में अपन अरेंज कर सकते हैं, फिर भी सबके सब साथ हैं। अब बॉक्स के अंदर भी सबके सब कपल्स आपस में क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। तो इनटू फर्स्ट कपल को 2 फैक्टोरियल, ऐसे सेकंड कपल भी कितने फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ऐसे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे जिसमें क्या होंगे कि कपल्स एक दूसरे के साथ होंगे। अलग करना भी नहीं चाहिए, यदि ऊपर वाले ने अलग नहीं किया है तो हम क्यों ही उनको अलग करें। ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, तो ये आ जाएगा 384। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफी अच्छा एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा।
जो आपको काम भी आएगा। ए ट्रेन हैज 12 स्टेशंस, 12 स्टेशंस इन ए रूट। क्या बोलता है कि एक रूट के अंदर क्या है, 12 स्टेशंस हैं, ठीक है। हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशंस। फाइंड द नंबर ऑफ वेज it can be stopped if no two stopping stations are consecutive। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ट्रेन हैज 12 स्टेशंस इन ए रूट, हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशंस। क्या करना कि एक ट्रेन है जिसके रूट में हमारे पास क्या है, 12 स्टेशंस हैं, उनमें से उसको 4 स्टेशंस पे रुकना है। कंडीशन बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी स्टॉप्ड इफ नो 2 स्टॉपिंग स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव। मतलब दो क्या नहीं होने चाहिए, 2 स्टॉपिंग स्टेशंस क्या नहीं होने चाहिए, कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन की कंडीशन ये है। और अपन को ट्रेन को रोकना है जिसमें क्या होगा, 2 स्टेशन आपस में जहां पर रुकना वो आपस में क्या नहीं होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। मतलब हमारे पास 12 स्टेशन हैं, अब अपन को 4 के ऊपर तो रोकना है, ठीक है, लेकिन अपन को रोकना कितने पे नहीं है, हमारे पास कितने रह गए, रिमेनिंग 8 स्टेशन रह गए जिन पे रुकना नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है। नॉन स्टॉपिंग स्टेशन कितने हो गए, 8। अब ये हमारे पास 8 नॉन स्टॉपिंग स्टेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी को हटा देते हैं। अब स्टॉप करना अपन को 4 पे, तो अब इन 8 जो हमारे पास नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है उनके बीच में गैप कितने हो गए, देखिए हमारे पास गैप हो गए कितने, 9। तो अपन को रोकना कितनी पे है, 4 पे। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 9 में से अपन क्या करते हैं, अब ये 8 स्टॉपिंग स्टेशन है, इनको आपस में अरेंज नहीं कर सकते। यदि किसी रूट के अंदर यदि IIT KGP में हिजली के बाद में यदि गया आता है, गया के बाद में दिल्ली आता है, तो उसका एक ऑर्डर फिक्स है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना है कि गया से पहले अपन हिजली को फिक्स कर दे, हिजली मतलब स्टेशन का एक ऑर्डर फिक्स है, उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो उसका तरीका कितना हो गया, 1। तो हमारे पास जो 8 नॉन स्टॉपिंग स्टेशन हैं, तो उसका तरीका कितना हो गया, 1, उनको अरेंज करने का। मतलब वो तो फिक्स एक ऑर्डर है कि पहले हिजली आएगा, हिजली के बाद में गया आएगा, गया के बाद में दिल्ली आएगा, दिल्ली के बाद में जयपुर आएगा। यदि मैं IIT से जयपुर जाता हूँ तो ऐसे ही जाऊंगा ना, उसका ऑर्डर अपन चेंज नहीं कर सकते। स्टेशन एक जगह फिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कितने हो गए, 1। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं, 9 गैप्स में से अपन क्या कर सकते हैं, 4 गैप सेलेक्ट कर लिए, 9C4, 4 गैप सेलेक्ट हो गए। इसको अज्यूम करेंगे हमारे पास एक गैप ये सेलेक्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो अब इनका स्टेशन का नाम क्या दे सकते हैं अपन, S1 S2 S3 S4 ऐसे अपन दे सकते हैं, ठीक है। S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12। अब देखिए जहां पर रुक रही है ट्रेन, देखिए को आपस में कंजिगेटिव नहीं है, मतलब अपन ने गैप में डाल दिया, लेकिन इनका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, उनका ऑर्डर अपन चेंज नहीं कर सकते। क्यों, यदि स्टेशन सेम है
सेम ही ऑर्डर रहेगा, उनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अपन स्टेशन की लोकेशन आपस में चेंज नहीं कर सकते। जो ऑर्डर है कि गया के बाद में दिल्ली आएगा तो आएगा ही, दिल्ली के बाद में जयपुर आएगा तो आएगा ही, फिक्स है ऑर्डर, ठीक है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका भी तरीका कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉपिंग, जो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, जहाँ पर 2 स्टेशन क्या नहीं होने चाहिए, कंजिकेटिव नहीं होने चाहिए, तो वो कितने हो गए 9C4। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे जहाँ पर 2 स्टेशन क्या नहीं होंगे, कंजिकेटिव नहीं होंगे स्टॉपिंग, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लीजिए, ये फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो। यदि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेशन है हमारे पास n, और नंबर ऑफ स्टॉपिंग स्टेशन है हमारे पास स्टॉपिंग स्टेशन है p, तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन स्टॉपिंग स्टेशन कितने हो जाएंगे, नॉन स्टॉपिंग स्टेशन कितने हो जाएंगे n-p। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, जिसमें 2 स्टॉपिंग स्टेशन क्या नहीं होने चाहिए, कंजिकेटिव नहीं होने चाहिए, तो वो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज फॉर 2 स्टॉपिंग स्टेशन है, नो 2 स्टॉपिंग स्टेशन आर कंजिकेटिव, वो कितने हो जाएंगे 1 इंटू n-p। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है, तो उनके बीच में गैप्स कितने क्रिएट हो जाएंगे, n-p+1, ठीक है, n-p+1 इंटू टोटल नंबर ऑफ हमारे को स्टॉपिंग स्टेशन कितने p, तो cp, p को अरेंज करने के तरीके 1, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया n-p+1 cp, ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझने में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाली, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और पीएनसी में प्रॉब्लम्स ही सबसे खास रोल निभाती हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स करवाई जाती है हर इंस्टीट्यूट में, अपने सब जगह करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बता के फ्री कर दिया, जब तक क्वेश्चन बनाना नहीं सीखेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्रिकेट टीम consist of 11 players, 11 प्लेयर्स जिनका नाम है ए से लेकर के तक, मतलब ABCDEFGHIJK, उन प्लेयर्स का क्या नाम है, ठीक है। A to K इज टू बी बैटिंग, इज टू बी सेंट, मतलब भेजा जाता है उनको, सेंट फॉर बैटिंग, if A wants to bat first, A wants to bat before J, and J wants to bat after J. After J, then find the number of different batting orders if other players can go
कैन गो इन एनी ऑर्डर। ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि एक क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स जिनका नाम है ए टू के इज टू बी सेंट फॉर बैटिंग। इफ ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, मतलब ए चाहता है कि मैं जे से पहले बैटिंग करूं और जे चाहता है कि मैं जी के बाद में बैटिंग करूं। जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स, बताने अपन को जिसमें और अदर प्लेयर किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं, उन पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। खुद से ट्राई करो 1 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन समझते हैं। एक क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स जिनका नाम है ए टू के इज टू बी सेंट फॉर बैटिंग इफ ए वांट्स टू बैट बिफोर जे। ये कंडीशन बोलती है कि ए जे से पहले जाना चाहिए एंड जे वांट्स टू आफ्टर जी, मतलब जे चाहता है जी के बाद में जाए। देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स। यदि इनमें कोई भी कंडीशन नहीं होती तो कितना हो जाता है, 11 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 11 प्लेस है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इलेवन प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब 3 की बात करते हैं, उनको सबसे पहले हटा लेते हैं। तो 11 में से अपन ने 3 प्लेस उठा लिए, 11C3, ठीक है। 11 में से 3 प्लेयर को उठा लिया, 3 बैटिंग मतलब जहां पे अपन को भेजना उन पोजीशन को उठा लिया 11C3, ठीक है। तो देखिए अब उन पोजीशन पे क्या जा सकते हैं, एक के बाद में ए जाना चाहिए, किससे पहले, ए वांट्स टू बिफोर जी, मतलब ए जी और जे वांट्स टू बिफोर जी, मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता, ए जी जे नहीं हो सकता क्योंकि जे चाहता है कि मैं जी के बाद में जाऊं। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ए जी जे। देखिए ए जे से पहले जा रहा है और जी जी के बाद में जे जा रहा है, क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी ए जे। देखिए जो क्वेश्चन की कंडीशन बोल रही है ये वाले 2 ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 को इन 3 पोजीशन पे भेजने के तरीके कितने हो गए, 2। अब बाकी के कितने प्लेयर्स रह गए, 8। तो 8 को 8 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 8 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे बैटिंग ऑर्डर के 11C3 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया, देखिए 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल ने 8 फैक्टोरियल को निपटा दिया, तो ये हमारे पास हो गया 11 फैक्टोरियल बाई 3, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये 3 प्लेयर पे कंडीशन बोले थे कि ए जाना चाहिए जे के पहले और जे जाना चाहिए जी से बाद में। तो इन तीनों प्लेयर को उठा लिया सबसे पहले तो ए जी जे, या तो ये पेयर बन सकता है या ए जी जे ये बन सकता है या जी ए जी, मतलब ये हमारे पास 2 पॉसिबल केस बनते हैं जिसमें ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और कोई सी भी उठा के देख लीजिए जिसमें ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। 3 को अरेंज कर सकते हैं अपन 6 तरीके से, लेकिन इनमें सिर्फ ये 2 ही ऐसे केस बनेंगे जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 11 में से 3 जगह उठाई, 3 प्लेयर उठा लीजिए, 11C3 इंटू इन 3 प्लेयर्स को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 2 ही तरीके से अपना इनको अरेंज कर सकते हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इंटू 2। अब रिमेनिंग प्लेयर कितने रह गए, 8। तो 8 प्लेयर्स 8 पोजीशन पे 8 प्लेयर्स को भेजने के तरीके 8 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, तो वो कितने आ जाएंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम
possible outcomes in a throw of 4 dice in which at least one dice shows an odd number. ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एन ए थ्रो ऑफ 4 डाइस, मतलब 4 डाइस को फेंक रहे हैं, ठीक है, 4 पासों को फेंक रहे हैं, इन विच एटलीस्ट 1 डाइस सोज एन ओड नंबर, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, 4 डाइस हैं। अब डाइस अपन जानते हैं जो मतलब पासा होता है जिसमें नंबर्स क्या क्या लिखे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक लिखे होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सब ने ये वाला गेम खेला होगा किसी भी मेले के अंदर या किसी भी ऐसे देखा होगा, आई थिंक मेले में ऐसे खेलते हैं। 1 से लेकर 6 उन पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है, सभी पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस पे भी ऐसे लिखा होगा, ठीक है, इस पे भी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटसम कितने होंगे जिनमें क्या होगा, एटलीस्ट 1 सोज एन ओड नंबर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि टोटल आउटकम्स में से वो आउटकम्स निकाल देते हैं जिन पे क्या आ रहा है, सब पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा हो। तो उनमें से यदि अपन हमारे पास टोटल आउटकम्स में से उनमें से अपन ने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जिन पे सब पे इवन आ रहा हो, तो हमारे पास वो केस बच जाएंगे जिसमें कम से कम एक पे ओड आ रहा हो। आए बात समझ में? तो देखिए, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, इससे 6 आएंगे, इससे भी 6 आएंगे, इससे भी 6 आ सकते हैं, इससे भी 6 आ सकते हैं, तो वो कितना हो गया, 6 की पावर 4 माइनस। अब इवन की बात करते हैं कि जब क्या आ जाए, ऑल मतलब सबके सब पे क्या आ जाए, इवन आ जाए, मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, यहाँ पे भी 2 4 6 आ सकता है, यहाँ पे भी 2 4 6 आ सकता है, 2 4 6 आ सकता है, मतलब वो आउटकम माइनस कर दीजिए जिसमें सब पे सब क्या आ रहा हो, इवन। तो वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, ठीक है, वेर ऑल डाइसेस सोज इवन नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास टोटल है, उनमें से अपन माइनस कर दिए जब सबके सब पे क्या आ रहा हो, इवन आ रहा हो, तो वो 6 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, तो हमारे पास टोटल नंबर आउटकम्स हो जाएंगे जिन पे किसी भी एक डाइस पे कम से कम एक ओड नंबर आ रहा होगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है, उनकी बात करेंगे। तो जितना भी आज करवाया उसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए उनको खुद से ट्राई जरूर करिएगा, और इनसे रिलेटेड अपने सीट में या किसी भी बुक में जहाँ कहीं से भी आपको रेफरेंस मिले उसको फॉलो करिएगा और क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, जब तक क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, और जब खुद से आंसर निकलने लग जाए तब काफ़ी अच्छा लगेगा, तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। अदरवाइज लेक्चर देखने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो खुद से ट्राई जरूर करिएगा क्वेश्चंस। तो आज इतना ही रखते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, धन्यवाद।